हेलो दोस्तों, एसके सक्सेस जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम विनोबा भावे यूनिवर्सिटी द्वारा पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो आर्थिक विकास सिद्धांत से टॉपिक से लिया गया है। तो आर्थिक विकास सिद्धांत से जो राष्ट्रों द्वारा दिए गए विकास का सिद्धांत है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज विस्तार पूर्वक से दोस्तों। तो देखते हैं सेमेस्टर 5 में 2024 में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो किस प्रकार इस क्वेश्चन को हम आंसर करेंगे दोस्तों एग्जाम में। तो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि राष्ट्रों द्वारा दिए गए विकास के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए आत्मस्फूर्ति के विशेष संदर्भ में। क्वेश्चन यह दिया गया हो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या है। राष्ट्रों के आर्थिक विकास का सिद्धांत विकसित राष्ट्रों की बराबरी करने के लिए विकासशील देशों की अपनी विकास की मंजिल तक पहुंचने के लिए जिन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, इन अवस्थाओं को ही आर्थिक विकास की अवस्था माना जाता है। और जो विकसित राष्ट्र हैं दोस्तों, उनके बराबरी करने के लिए विकासशील देशों को जिन जिन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, उन्हीं अवस्थाओं को आर्थिक विकास की अवस्था कहा गया है दोस्तों। विकास की प्रक्रिया लंबी होने के कारण यह कई अवस्थाओं से गुजरती है ना दोस्तों। और विकास की जो प्रक्रिया होती है एक लंबी प्रक्रिया होती है, जिसके कारण ये कई अवस्थाओं से गुजरती है। विभिन्न आर्थिक विकास के ऐतिहासिक क्रिया को विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग से बांटने का प्रयास किया है। और जो विभिन्न आर्थिक विकास की ऐतिहासिक जो क्रिया दोस्तों, विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग ढंग से बांटने का प्रयास किया है। तो देखते हैं प्रोफेसर रोस्टव ने अपनी पुस्तक द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में आर्थिक विकास के 5 अवस्थाओं का वर्णन किया दोस्तों। और जो प्रोफेसर रोस्टो थे दोस्तों, उन्होंने अपनी पुस्तक द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में आर्थिक विकास के 5 अवस्थाओं का वर्णन किया है। उन्होंने यह बताया है, यह बताने का प्रयास किया दोस्तों कि कोई भी विकासशील देश इन अवस्थाओं से गुजरकर ही आर्थिक विकास कर सकता है और विकसित देशों की क्या कर सकता है, बराबरी कर सकता है दोस्तों। तो पहला जो अवस्था है दोस्तों, परंपरागत समाज की अवस्था दोस्तों। यह जो पहला जो अवस्था है, यह परंपरागत समाज की अवस्था है। इस अवस्था में क्या होता है दोस्तों, कृषि है जीवन जीने का क्या होती है, माध्यम होता है दोस्तों। आत्मस्फूर्ति से पूर्व की अवस्था है ना दोस्तों, यह जो है आर्थिक विकास की द्वितीय अवस्था है दोस्तों। और तृतीय अवस्था आत्मस्फूर्ति की अवस्था है ना दोस्तों। और आत्मस्फूर्ति के पूर्व की अवस्था के बाद आत्मस्फूर्ति की अवस्था आती है। चौथी अवस्था जो है दोस्तों, परिपक्वत की अवस्था होती है। चौथी जो अवस्था होती है दोस्तों, परिपक्वत की अवस्था होती है। और पांचवी जो अवस्था है दोस्तों, उच्च स्तरीय उपभोग की अवस्था है। तो देखते हैं दोस्तों इन पांचों अवस्थाओं को किस प्रकार उन्होंने समझाने का प्रयास किया है आर्थिक विकास करने के लिए। परंपरागत समाज की अवस्था दोस्तों, तो रोस्टव के अनुसार यह अवस्था आर्थिक विकास की पहली अवस्था है। और रोस्टव के अनुसार यह जो अवस्था है दोस्तों, आर्थिक विकास की पहली अवस्था है। रोस्टव के अनुसार इस अवस्था में व्यवसाय तथा उद्योग पिछड़ी हुई अवस्था में होते हैं। और इस अवस्था में क्या होता है, जो व्यवसाय होते हैं दोस्तों, वो पिछड़ी हुई अवस्था में होते हैं। उद्योग और व्यवसाय, कृषि ही मात्र एक जीवन जीने का साधन होता है। और परंपरागत समाज में कृषि ही एकमात्र जीवन जीने का साधन होता है, जिसमें पुरानी तथा रूढ़िवादी तरीकों से प्रयोग किया जाता है ना। और जिसमें पुरानी तथा रूढ़िवादी तरीकों का प्रयोग करके क्या किया जाता है, कृषि की जाती है। जनसंख्या का 70% हिस्सा कृषि के कार्यों में ही लगा रहता है दोस्तों। और जनसंख्या का जो 70% हिस्सा जो होता है, वो कृषि कार्यों में ही लगा होता है। तो इस अवस्था में किसी भी क्षेत्र में विज्ञान का प्रयोग नहीं होता दोस्तों। और इस अवस्था में किसी भी क्षेत्रों में विज्ञान का प्रयोग नहीं होता। समाज में राजनीतिक अर्थव्यवस्था बड़े बड़े भूमिपतियों तथा साहूकारों के हाथों में केंद्रित होती है दोस्तों। और इस अवस्था में क्या होता है कि जो समाज है उसमें राजनीतिक अर्थव्यवस्था होती है, राजनीति सामाजिक होती है, राजनीतिक अर्थव्यवस्था होती है और बड़े बड़े भूमिपति और तथा साहूकारों के हाथों में केंद्रित होती है।
और इस अवस्था में वाणिज्य व्यापार पिछड़ी हुई अवस्था में होती है। और इस अवस्था में जो वाणिज्य व्यापार होती है दोस्तों, वो पिछड़ी हुई अवस्था में होती है। तो परंपरागत समाज की लक्षण को देख लेते हैं दोस्तों, उनके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो कृषि प्राचीन विधि से की जाती है ना। जो कृषि है वो प्राचीन विधि से की जाती है। देश की अधिकांश जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है, और देश की जो अधिकांश जो व्यवसाय होता है दोस्तों, वो क्या होता है, कृषि ही होता है। अगला है तकनीकी विधियों, है ना। तकनीकी विधियों से उत्पादन नहीं होता, और जो नई तकनीक होती है इन तकनीकी विधियों से उत्पादन का कार्य नहीं किया जाता दोस्तों। तीसरा है समाज में भूस्वामियों की अधिपत्य रहता है, और समाज में भूस्वामियों को अधिपत्य रहता है, यानी कि उनका स्वामित्व होता है, समाज में उनकी पकड़ मजबूत होती है। अगला है दोस्तों राज्य की आर्थिक क्रियाओं सीमित होती है, और राज्य की जो आर्थिक क्रियाएं होती है क्या होती है, सीमित होती है। यातायात एवं संचार के साधन पिछड़ी हुई अवस्था में होते हैं, और यातायात एवं संचार के जो साधन होते हैं पिछड़ी हुई अवस्था में होते हैं दोस्तों। तो यह परंपरागत समाज है ना की अवस्था है, जिनकी लक्षण थे दोस्तों। आगे देखते हैं आत्मस्फूर्ति से पूर्व की अवस्था। आत्मस्फूर्ति से पूर्व की अवस्था यानी कि आत्मस्फूर्ति प्राप्त होने से पहले की जो अवस्था है वो देखते हैं। तो रोस्टोव के अनुसार यह अवस्था विकास की दूसरी अवस्था होती है, और आत्मस्फूर्ति की पूर्व की जो अवस्था होती है वो आर्थिक विकास की द्वितीय अवस्था होती है दोस्तों। इस अवस्था में कुछ परिवर्तन होने लगते हैं, और इस अवस्था में कुछ कुछ परिवर्तन होने लगते हैं। समाज में लोगों की रुचियां क्या होती है, बदलने लगती है दोस्तों, और समाज में लोगों की जो रुचियां होती है वह बदलने लगती है। लक्षण इसका देख लेते हैं दोस्तों। तो भूस्वामियों का राजनीतिक प्रभुत्व घटने लगता है, और लोगों के जब समाज में जब लोगों की रुचियां बदलने लगती तो धीरे धीरे जो भूस्वामियों को जो वर्चस्व होता है समाज में वो क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। अगला है कृषि तथा उद्योगों में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग होने लगता है, और इस द्वितीय अवस्था में क्या होता है दोस्तों कि उद्योगों में और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग होने लगता है। अगला है समाज की सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना आने लगती है, और समाज में जो सामाजिक एवं राजनीतिक जो चेतना होने लगती है लोगों के अंदर वो आने लगती है। अगला है दोस्तों उद्योगों की कृषि तुलना अधिक महत्व दिया जाता है। जो उद्योगों को कृषि की तुलना में अधिक महत्व दिया जाने लगता है दोस्तों। पहली अवस्था में तो कृषि जीवन जीने की एक मात्र साधन था, परंतु द्वितीय अवस्था में अब उद्योगों के विकास पर जोर दिया जाता है दोस्तों। पांचवी जो लक्षण है दोस्तों बैंक, है ना। बैंक बीमा उद्योग परिवहन तथा संचार सेवाओं का विस्तार होने लगता है, और जो आत्मस्फूर्ति की के जो पूर्व की अवस्था जो होती है उसमें दोस्तों लोग क्या होते हैं, धीरे धीरे सुधार करने लगते हैं, अपनी रुचियां में बदलाव होने लगती है। उनकी समाज में लोगों के सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना उत्पन्न होने लगती है। कृषि के बजाय अब उद्योगों को क्या मिलने लगा, महत्व मिलने लगा दोस्तों धीरे धीरे। और उसके बाद जो संचार सेवाओं का विस्तार होने लगा, और इस अवस्था में क्या होती है, समाज में कुछ परिवर्तन होता है दोस्तों। जो आर्थिक विकास की जो जो आत्म तृतीय अवस्था है दोस्तों वो आत्मस्फूर्ति की अवस्था होती है। जो जो आर्थिक विकास की जो तृतीय अवस्था होती है दोस्तों वो आत्मस्फूर्ति की अवस्था होती है, और इस अवस्था में यह प्रगति की तीसरी अवस्था है। इसमें अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर की स्थिति में होता है, और इसमें जो अर्थव्यवस्था होता है वो आत्मनिर्भर की स्थिति में होता है। इस अवस्था में उद्योग और कृषि में नई नई नीतियों का प्रयोग होने लगता है दोस्तों। और जो तीसरी अवस्था होती है दोस्तों इसमें कृषि एवं उद्योगों को दोनों को महत्व मिल रहा है, लेकिन इन दोनों क्षेत्रों में क्या होती है, नई नई तकनीकों का प्रयोग होने लगता है दोस्तों, वैज्ञानिक विधियों का पूर्ण रूप से प्रयोग होने लगता है। और अर्थव्यवस्था में बिना किसी बाहरी सहायता से क्या किया जा सकता है, विकास किया जा सकता है। और अब जो विकासशील देश होते हैं दोस्तों इस अवस्था तक वो पहुंच जाते हैं कि वह आत्मनिर्भर की अवस्था में पहुंच जाते हैं, वह अपना आर्थिक जो विकास होता है दोस्तों स्वयं कर सकते हैं। इस अवस्था तक विकासशील देश पहुंच जाते हैं दोस्तों। इस अवस्था के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, तो देखते हैं नए नए, है ना, नए नए आधारभूत उद्योगों का विकास होने लगता है। और इस अवस्था के पहला लक्षण जो है दोस्तों नए नए आधारभूत उद्योगों का विकास होने लगता है
यानी कि मशीनों के निर्माण का विकास होने लगता है, जो मशीनों का प्रयोग हम किसी अन्य है ना किसी अन्य उत्पादन के कार्य के लिए किया जाएगा दोस्तों। जैसे लोहे का है ना उद्योगों का क्या होने लगता है, धीरे धीरे विकास होने लगता है। दूसरा है आर्थिक विकास में बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं होती, और इस अवस्था में जो विकासशील जो देश होते हैं दोस्तों, अब इन देशों को बाहरी देशों की कोई ज़रूरत नहीं होती दोस्तों। वो अपने आर्थिक विकास अब स्वयं कर सकते हैं, वह इतने काबिल हो चुके हैं है ना दोस्तों, वो आत्मनिर्भर इस अवस्था में हो चुके होते दोस्तों। तीसरा है उत्पादन के विधियों में नवीन तकनीकी का प्रयोग होने लगता है, और इस अवस्था में उत्पादन के जितने भी कार्य किए जाते हैं दोस्तों, उन कार्यों में उत्पादन के नई तकनीकी एवं विधियों का प्रयोग होने लगता है। चौथा दोस्तों राष्ट्रीय आय एवं प्रगति आय में बढ़ता है वह है ना, और राष्ट्रीय जो आय होती है दोस्तों इस अवस्था में, और प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, लगातार बढ़ने लगती है। पाँचवा है दोस्तों बचतों की जो मात्रा होती है में वृद्धि होती है, और निवेश की दर 5% से बढ़कर 10% के लगभग हो जाती है दोस्तों। और इस अवस्था में क्या होती है कि जो निवेश का दर होती है 5% से बढ़कर 10% के लगभग हो जाती है दोस्तों। इस अवस्था में है ना इन्वेस्टमेंट जो विकास जो विनियोग की जो दरें होती हैं वो बढ़ जाती है दोस्तों। और इस अवस्था में जो राष्ट्र होता है वो आत्मनिर्भर की अवस्था में आ चुका होता है दोस्तों। तो देखते हैं अब आर्थिक विकास की जो चौथी अवस्था है दोस्तों परिपक्वता की अवस्था होती है, और इस अवस्था में के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में निरंतर विकास होने लगता है दोस्तों। और इस अवस्था में क्या होता है, निरंतर विकास होने लगता है, शहरी क्षेत्रों का विकास होता है, आधारभूत उद्योगों को पूर्ण विकास होने लगता है दोस्तों। और इस अवस्था में शहरी क्षेत्रों का विकास और विस्तार होने लगता है, और जो आधारभूत जो उद्योग होते हैं उनका पूर्ण रूप से विकास हो चुका होता है इस अवस्था में दोस्तों। और परिपक्वता की वह स्थिति है जो समाज के अधिकतर साधनों का प्रयोग करता है, और परिपक्वता की स्थिति है दोस्तों जो देश में जो अर्थव्यवस्था में उपलब्ध साधन होते हैं उन सभी साधनों को क्या होने लगता है, कुशलतम प्रयोग होने लगता है। कृषि पर जनसंख्या का भार कम होने लगता है दोस्तों, और इस अवस्था में जो कृषि पर जनसंख्या का जो भार होता है वो कम होने लगता है, और वह भार किन पर चला जाता है, उद्योगों में योगदान बढ़ जाता है दोस्तों। और उद्योगों में योगदान के कारण कृषि पर जो भार होता है दोस्तों जनसंख्या का वो कम हो जाता है। इस अवस्था के लक्षण देख लेते हैं दोस्तों परिपक्वता की अवस्था को। तीन अवस्था में राष्ट्रीय आय में वृद्धि जनसंख्या वृद्धि से अधिक होती है दोस्तों। जो इस अवस्था में राष्ट्रीय जो आय की वृद्धि होती है जनसंख्या के वृद्धि से अधिक होती है। गांवों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों का विकास ज़्यादा होने लगता है, और इस अवस्था में गांव की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों के विकास ज़्यादा होने लगता है। तीसरी है कृषि से ज़्यादा उद्योगों पर बल दिया जाता है, और इस अवस्था में कृषि से ज़्यादा उद्योगों पर अधिक बल दिया जाने लगता है दोस्तों। कृषि में जनसंख्या का प्रतिशत घटकर 20% रह जाता है, और जो परंपरागत समाज की जो अवस्था होती है उस समय कृषि पर कितने प्रतिशत लोग जीने का मात्र साधन था दोस्तों, 70%। अब वह 70% से घटकर 20% हो जाता है। ठीक है दोस्तों, कृषि पर बिल्कुल ही भार खत्म हो जाता है। अब लोग जो होते हैं वाणिज्यिक क्षेत्रों में है ना और तृतीयक क्षेत्रों में अधिक से अधिक काम करने लगते हैं, जिससे कृषि पर भार जो होता है खत्म हो जाता है, और उत्पादन के जितने भी कार्य होते हैं दोस्तों नए नए तकनीकी एवं विधियों बड़े बड़े मशीनों से होने लगता है। चौथी जो पॉइंट है दोस्तों परिपक्वता की अवस्था की, तो शासी वर्ग तथा योग्य कुशल एवं व्यवसायिक प्रबंधियों की संख्या बढ़ जाती है, और इस अवस्था में जो शासी वर्ग होता है दोस्तों इस की संख्या बढ़ जाती है एवं कुशल एवं व्यवसायिक प्रबंधकीय की संख्या बढ़ जाती है दोस्तों। विनियोगों का दर है ना 10% से बढ़कर अब 20% है ना हो जाती है। जो विनियोग की जो दर होती है 5 से पहले 10 होती है दोस्तों है ना तृतीय अवस्था में है ना, और अब यह जो है 10 से बढ़कर 20% तक हो जाती है। बचत एवं विनियोग तेजी से बढ़ने लगते हैं दोस्तों, और जो बचत एवं जो विनियोग होते हैं दोस्तों वो तेजी से बढ़ने लगते हैं। अब देखेंगे दोस्तों जो आर्थिक विकास की जो अंतिम अवस्था है दोस्तों जिसको हम उच्च स्तरीय उपभोग की अवस्था के नाम से जानते हैं,
तो यह अवस्था जो है दोस्तों, यह आर्थिक विकास के अंतिम अवस्था होती है। और ये जो अवस्था होती है दोस्तों, आर्थिक विकास की अंतिम अवस्था होती है। इस अवस्था में विकास अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। और इस अवस्था में जो विकास होती है वो अपने चरम सीमा पर पहुंच जाता है दोस्तों। मोटर कार, टीवी, फ्रिज, फोन, कंप्यूटर आदि साधनों का प्रयोग दैनिक आवश्यकता के रूप में उन्हें होने लगता है। और जो इस अवस्था में होता है दोस्तों, जो जितने भी आरामदायक वस्तुएं होती है, विलासिता की वस्तुएं होती है, इन सभी वस्तुओं का जो उपयोग होता है वो बढ़ जाता है दोस्तों। इन अवस्था का लक्षण देखते हैं तो इसमें लोगों की, है ना, इसमें लोगों की प्रति व्यक्ति आय ऊंची रहती है। और इस अवस्था में क्या होती है, लोगों की प्रति व्यक्ति जो आय होती है वो ऊंची रहती है। अगला है, इसमें लोगों की विलासिता वस्तुओं का उपयोग सामान्य आवश्यकता के रूप में करने लगते हैं। और इसमें क्या होती है कि जो विलासिता की वस्तुएं होती है उनका उपयोग सामान्यता आवश्यकता के रूप में करने लगते हैं, यानी कि सामान्य रूप से करने लगते हैं। और इन चीज़ों को सभी लोग, अर्थव्यवस्था में जितने भी लोग हैं, सबकी आवश्यकता होने लगती है। अगला है दोस्तों, देश के कल्याणकारी राज्य की स्थापना की ओर अग्रसर होने लगता है। जो देश होता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना की ओर अग्रसर होने लगता है। अगला दोस्तों, देश के उपभोग स्तर ऊंचा हो जाता है एवं औद्योगिकी विकास के चरम सीमा पर पहुंच जाती है दोस्तों। और इस अवस्था में क्या होता है कि जो उपभोग का जो स्तर होता है ऊंचा हो जाता है और औद्योगिकी जो विकास होती है उसकी वो जो अपने चरम सीमा पर पहुंच जाती है दोस्तों। देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो जाती है। और देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो जाती है दोस्तों। अब जो है, जो अल्प विकसित जो देश थे दोस्तों, पंचमी अवस्था यानी कि उच्च स्तरीय उपभोग की अवस्था में आकर क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। और यह जो अवस्था होती है विकसित देशों की अंतिम अवस्था होती है दोस्तों, विकासशील देशों की अंतिम अवस्था होती है। अब विकसित देशों की बराबरी विकासशील देश करने लगते दोस्तों। और ये पूर्ण रूप से क्या कर सकते हैं, विकास इस अवस्था में विकसित हो चुके होते दोस्तों। अब प्रोफेसर जो रास्टव थे दोस्तों, उनके आर्थिक सिद्धांत की आलोचनाएं बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने की है। जो निम्नलिखित प्रकार से दोस्तों, तो देखते हैं कि किस प्रकार जो उनके आलोचक थे उनके सिद्धांत की आलोचना किए हैं दोस्तों। तो प्रोफेसर रोस्टोव का जो पहली जो आलोचना है वो मापदंड की उपेक्षा की है दोस्तों। जो आलोचक जो थे दोस्तों, वो मापदंड की उपेक्षा किए हैं। प्रोफेसर रोस्टोव ने ऐसा कोई मापदंड नहीं बताया जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि एक अवस्था में दूसरे अवस्था तक पहुंचने में कितना समय लगा दोस्तों। और प्रोफेसर रोस्टोव के इस सिद्धांत का आलोचना इस बात पर की गई दोस्तों कि रोस्टोव इस बात पर विचार नहीं किए कि एक अवस्था से दूसरे अवस्था तक पहुंचने में किसी भी अर्थव्यवस्था को कितनी समय लगता है दोस्तों, है ना। और अर्थात एक अवस्था समाप्त होने तथा दूसरी अवस्था को आरंभ होने में कितना समय लगता है दोस्तों। जो रोस्टोव थे वो समय पर क्या दिए, ध्यान नहीं दिए दोस्तों। और जो आलोचक थे इसी बात को क्या आलोचना की दोस्तों कि उन्होंने समय पर कोई विशेष महत्व नहीं दिया दोस्तों। दूसरी जो आलोचना दोस्तों, इस अवस्था की वर्गीकरण वैज्ञानिक नहीं है। और इस जो अवस्था का जो वर्गीकरण है दोस्तों वो वैज्ञानिक नहीं। आलोचकों के विचार है कि रोस्टोव ने विकास की अवधारणाओं का जो वर्गीकरण किया है वो अवैधानिक है। और जो रोस्टोव जो विकास की जो अवधारणाएं दी हैं दोस्तों, वो अवधारणाएं क्या है, अवैधानिक है, यानी कि उसमें किसी प्रकार का सत्यता नहीं है दोस्तों, है ना। ये वैज्ञानिक रूप से नहीं किए हैं उन्होंने इसका वर्गीकरण। तीसरी जो आलोचना है दोस्तों, वो रोस्टोव की सांख्यिकी आधार अपूर्ण है। जो रोस्टोव के जो सांख्यिकी आधार है वो अपूर्ण है। तो रोस्टोव ने निर्णय सांख्यिकी के आधार पर किए दोस्तों। रोस्टोव के जो निर्णय है वो सांख्यिकी आधार पर किए है। आत्मस्फूर्ति काल में जिन देशों के आंकड़े उपलब्ध हैं
उनसे स्पष्ट पता चलता है कि इनमें विनियोग से राष्ट्रीय आय में उत्पत्ति है ना दोगुनी नहीं होती है। और इन आंकड़ों जो आंकड़े उपलब्ध होते हैं उनसे यह स्पष्ट पता चलता है दोस्तों कि विनियोग की जो राष्ट्रीय आय है ना उत्पत्ति के दोगुने नहीं होती। चौथी जो आलोचना दोस्तों वह है सभी से गुजरने आवश्यक नहीं है दोस्तों। और जो आलोचक जो अर्थशास्त्री हुए उनका कहना था कि रोस्टोव जितने भी 5 प्रकार के जो क्या बताएं अवस्थाएं बताएं और किसी भी अविकसित देश को विकसित करने के लिए इन 5 अवस्थाओं से गुजरने की आवश्यकता नहीं है। आर्थिक विकास की प्रत्येक अवस्था से गुजर कर विकास की अवस्था के लिए किसी सामान्य नियम की प्रतिपादन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विकास की जो अवस्था है देश के आर्थिक भौगोलिक एवं राजनीतिक परिस्थिति पर निर्भर करती है दोस्तों। इसमें क्या बोलता है दोस्तों, रोस्टोव के जो आलोचक थे उनका मत था कि जो प्रत्येक देश है वो समाज है ना जो आर्थिक विकास के इन 5 अवस्थाओं से गुजरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका मानना था कि प्रत्येक देश होते हैं दोस्तों उनकी जो राजनीतिक होती है भौगोलिक स्थिति सभी की अलग अलग होती है। जहाँ पर कृषि लायक भूमि है ना वही देश समाज की परंपरागत अवस्था से गुजरता है, परंतु जहाँ पर कृषि योग्य भूमि ही नहीं है तो वह कृषि कैसे करेगा। अर्थात प्रत्येक देश की जो भौगोलिक स्थिति होती है वो अलग अलग होती है और वह अपने भौगोलिक स्थिति से है ना अपने भौगोलिक स्थिति के हिसाब से अपने आर्थिक विकास को क्या करता है, आर्थिक विकास की प्राप्ति करता है दोस्तों। तो इस प्रकार जो रोस्टोव के आर्थिक विकास का सिद्धांत था दोस्तों इसकी आलोचना आलोचकों द्वारा की गई है। अगर आपको यह जो विषय था दोस्तों है ना यह क्वेश्चन था प्रश्न था आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों। और मैं आशा करता हूँ कि आपको रोस्टोव के आर्थिक विकास का सिद्धांत पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया होगा दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों।